तो प्रोग्रामिंग क्या है? उससे पहले प्रोग्रामिंग करने के इसमें हमें कंप्यूटर में करनी है। तो कंप्यूटर क्या है वो तो सबको पता है, पर एक्चुअली कंप्यूटर क्या है? वो एक ऐसी डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर वर्ड जो है उसकी मीनिंग ये थी, स्टार्टिंग में वो एक जॉब हुआ करती थी एक पर्सन की। कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूट कर सके, मतलब कोई कैलकुलेशन कर सके, ठीक है, तो वो जॉब हुआ करती थी। उसके बाद मशीन्स बनी, डिवाइसेस बने, तो उसको कंप्यूटर बोला जाने लगा। ऐसी मशीन्स जो कैलकुलेशन कर सके। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स का सिर्फ इतना काम था कि वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, तो वो हमें कैलकुलेशन को परफॉर्म कर वो हेल्प करता था। तो अब वो है एक कैलकुलेटर। अगर कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, तो बेसिकली उसको नंबर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटर्स में नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें या और चीजें जो हैं वो कैसे करें? तो आजकल के जो कंप्यूटर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। और सबको पता ही होगा जो प्रोसेसर है उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, जो कि दो स्टेट में रह सकते हैं, जैसे ऑन एंड ऑफ। ठीक है, और वो ऑन एंड ऑफ स्टेट उसकी, ऐसे कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टर्म में जाया जाए तो फिर उसमें कितनी वोल्टेज सप्लाई उस पर क्रॉस, तो उस पर डिपेंड होता है, उसकी ऑन या ऑफ स्टेट डिपेंड होती है। ठीक है, तो हम जैसे कि मान लो अगर 3 वोल्ट उसकी हाईएस्ट स्टेट है तो हम उसको 1 बोलेंगे, और अगर 0 वोल्ट उसकी लोएस्ट स्टेट है तो हम उसको 0 बोलेंगे। तो हम बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि दो स्टेट में रह सकते हैं, ऑन एंड ऑफ। तो हम इसी प्रॉपर्टी को लेवरेज में लेंगे अपने, और अब देखते हैं फिर आगे क्या। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम हमेशा होगा हमारे पास, कि हमारे पास एक इनपुट होगा, हमें उससे रिलेटेड कुछ आउटपुट चाहिए होगा, अब उसके बीच में होगा एक ब्लैक बॉक्स। अब जो बीच का ब्लैक बॉक्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इनपुट तो हम देंगे और आउटपुट हमें चाहिए। तो यही चीज है जो कि हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगी। अब इसके अंदर जो जो चीजें होती हैं वो बाद में देखेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम है। सबसे पहले जैसे कि यूनरी नंबर सिस्टम, ये मोस्ट सिंपल नंबर सिस्टम है। ज्यादा तो यूज होता नहीं है, पर जैसे कैसे यूज कर सकते हैं? मान लो तुम्हें काउंटिंग करनी है, ठीक है, और तुम अपने हैंड से काउंटिंग कर रहे हो, सिंगल हैंड से मान लो, जैसे राइट हैंड से काउंटिंग कर रहे हो। तो क्या है कि अगर तुम्हें काउंट करना है तो जैसे अगर 0 चीज है कोई, तो उसको कैसे काउंट करोगे? कोई फिंगर रेज नहीं करोगे। अगर 1 चीज को काउंट करना है तो जैसे थम रेज कर लिया, और फिर 2 को फिर इंडेक्स और थम, 3 को फिर ऐसे ही 3 उंगलियां, और फिर 4 को 4 उंगलियां, 5 को 5 उंगलियां। ठीक है, ऐसे करके तुमने काउंट करा तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी सिस्टम। कि जो अ, एक डिजिट बोल सकते हो, ज्यादातर इसमें एक ही डिजिट यूज होगी, यूनिटी सिस्टम में तो एक ही डिजिट यूज होगी। तो मान लो हमने इसमें डिजिट यूज करी 1। ठीक है, तो इसमें जैसे 1 डिजिट यूज कर रहे हैं, तो अब हम जितने भी बार इस डिजिट को रिपीट करेंगे उतने काउंट हम बोल रहे हैं कि अगर इसको हमने 5 बार लिखा तो इसका मतलब है 5 चीजें, कोई भी 5 चीजें। अगर इसको हमने 6 बार लिखा तो 6 चीजें, ऐसे जितने बार इसको लिखेंगे हम उतनी ही चीजें ये है। ठीक है, बट ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है। जैसे कि हमारे उंगलियां, मान लो हमारे पास 5 उंगलियां है, तो क्या हम मैक्स 5 तक ही काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम उससे ज्यादा काउंट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और उंगलियों के कुछ पैटर्न्स को कुछ वो माने, अलग अलग नंबर्स। तो अब आते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में हम 2 डिजिट यूज करेंगे।
बाय बाय मतलब दो, तो उसमें दो डिजिट यूज होती है, 0 एंड 1। सो लेट्स से अब हम अपने फिंगर को सिर्फ रेस करके उसको काउंट नहीं करेंगे, हम उसको दो तरीके से काउंट करेंगे। अगर वो रेज है तो उसको हम 1 बोलेंगे, अगर वो अ, अगर रेज नहीं है, नीचे है, तो हम उसको 0 बोलेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ये हमारे पास 5 उंगलियां हैं, ठीक है। अगर मैं इसको टेबल बना दूं, right? तो लेट्स से हमारे पास ये 5 फिंगर्स हैं, इसको थंब मान या इसको थंब मान, ठीक है। अगर ये 5 फिंगर्स है हमारे पास, और लेट्स से हम बोलते हैं अगर हमारे पास सारी जो फिंगर्स है वो डाउन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं पहले, तो हम इसको 0 बोल रहे हैं। अब लेट्स से हम एक और पैटर्न बनाते हैं, क्या कि सारी उंगलियां नीचे है और एक सिर्फ थंब हमने रेज करा है, तो हम उसको 1 बोल रहे हैं, ठीक है। बट नाउ लेट्स से कि हमें अगर 2 रिप्रेजेंट करना है, 2 को हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करके, जिसमें हमने थंब और इंडेक्स फिंगर रेज किया है, हम सिर्फ इंडेक्स फिंगर को रेज करें, ठीक है, और थंब को नीचे रहते हैं। तो लेट्स से इसको हम 2 बोल रहे हैं, और ऐसे करते करते और भी अगर पैटर्न्स हम बनाते जाएं, अब इंडेक्स और थंब को रेज कर रहे हैं, तो ये 2 नहीं हुआ, अब इसका मतलब हुआ 3। तो लेट्स से ऐसे हम पैटर्न बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम टोटल कितने डिजिट्स काउंट कर सकते हैं अपने, मतलब टोटल कितने नंबर्स काउंट कर सकते हैं अपने हैंड में, पता है? काउंट कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो? चलो सो, तो ऐसे करके हम टोटल कितने काउंट कर सकते हैं, अप टू 31 नंबर तक। टोटल हम 32 नंबर्स काउंट कर सकते हैं, और फ्रॉम 0 to 31, तो मैक्सिमम जो नंबर है वो 31 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा, और 31 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 31 को लेट से बीच में, और सारे मैंने वो लिख दिए पैटर्न जो जो है। 31 को अगर हमें लिखना है, तो हम सारे फिंगर्स को रेज कर देते हैं। तो ये सिस्टम जिसमें हमने दो डिजिट्स को यूज करा, 0 या 1, और उनके अलग अलग पैटर्न्स को हमने एक वैल्यू दे दी, तो इस पैटर्न्स को हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। और अब बाइनरी सिस्टम को कैसे देखो, जैसे कि हमने डेसिमल में आज तक नंबर देखे हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, तो डेसिमल सिस्टम में अगर हम 1 to 3 लिखते हैं, तो हमें कैसे पता है इसकी वैल्यू 123 है, ठीक है। देखने में ऐसा लिखा, मतलब हमने ऐसा लिखा है, पर इसकी वैल्यू 123 जितनी कैसे होगी? अगर सीखा होगा स्टार्टिंग में, बचपन में तो सिखाते हैं कि हर डिजिट के साथ उसके एक प्लेस वैल्यू एसोसिएटेड होती है। जो डिजिट जितनी लेफ्ट साइड को हो, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। अगर ये 1 सबसे राइट मोस्ट होता, तो इसकी वैल्यू 100 नहीं होती, उसकी वैल्यू 1 होती, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो वो कुछ ऐसी होती है, 1 into 100 प्लस, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 into 10 प्लस 3 into 1, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, तो जितनी लेफ्ट साइड जाती रहती है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अब ये हम मल्टीप्लाई किस चीज से कर रहे हैं? अगर यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये 10 की पावर है, 10 की पावर है। सो लेट्स से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 123
Let's use arithmetic notation. ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और इसको हम लिख सकते हैं 123 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 10 टू द पावर 3, नहीं, 10 टू द पावर 2 प्लस 2 टाइम्स 10 टू द पावर 1 प्लस 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने चीज लिखी थी उसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये सारी 10 टू द पावर्स करके हमने लिख दिया इसका जो मल्टीपल्स है। तो ऐसे ही करके हम डेसिमल सिस्टम में किसी भी नंबर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हमारे जो बाइनरी सिस्टम है उसमें भी हम जैसे जैसे लेफ्ट जाते रहते हैं तो उस वाले प्लेस के डिजिट की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और जैसे ये डेसिमल सिस्टम है जिसमें हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में किसी को 10 से ना मल्टीप्लाई करके इसको हम मल्टीप्लाई किसकी पावर से करते हैं? जो बाइनरी सिस्टम में 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक ये नंबर है 10100। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, तो एक बाइनरी नंबर है, इसको हम अगर टू की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स से ये वाली डिजिट की पावर होगी 0 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स 2 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर 3 प्लस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 2 प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर 2 प्लस 0 है 0 1 2 0 1 2 3 4 4 1 0 से यहाँ पे 2 आता है 2 टू द पावर। ठीक है, तो इस वाले नंबर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जिसमें इसकी प्लेस वैल्यू किससे डिसाइड हो रही है? 2 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जो नंबर है, तो अगर हम यूनिट डिजिट पे बोलें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 0। फिर ऐसे जैसे लेफ्ट साइड जा रहे हैं उसकी पावर एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो 2 की पावर 1 2 3 एंड। तो अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो इसकी वैल्यू होगी हमारे वो जो डेसिमल सिस्टम है उसमें इसकी वैल्यू होगी 1 into 2 to the power 4। तो लेट्स से नीचे वाले उसमें लिख देते हैं हमारे एक और 1 टाइम्स 2 to the power 4 कितना हुआ? 2 to 4 4 16 एंड प्लस 0 टाइम्स 2 to the power 3 8 प्लस 0 1 टाइम्स 2 to the power 2 मतलब 4 प्लस 0 टाइम्स 2 to the power मतलब 1 मतलब 2 और ऐसे 0 टाइम्स 1। ठीक है, तो इस नंबर की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिसको अगर तुम ऐड करते हो तो 1 into 16 16 और ये 0 0 हो जाएंगे और ये 1। तो इस ये जो हमने नंबर लिखा है बाइनरी में 1 0 1 0 0, इसकी वैल्यू है 20। 20 किसमें? 20 डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला जो है ये हमारा बाइनरी है और ये वाला हमारा डेसिमल सिस्टम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ऐसे ब्रैकेट वाला नोटेशन यूज करते हैं और
तो हम उसके बेस पे लिख देते हैं कि कौन सा वाला सिस्टम। तो ऐसे करके हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है और ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो इस वाले बाइनरी डिजिट की या बाइनरी नंबर की वैल्यू इस वाले डेसिमल नंबर के बराबर है। तो हमने देख लिया कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। और ऐसे ही करके हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे जो वैल्यूज है वो स्टोर करता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर है मतलब प्रोसेसर उसके अंदर, तो वो सिर्फ 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिप्रेजेंट क्या मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब इन 0 और 1 का यूज करके ही हम सारे काम करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जितनी भी चीजें तुम कर रहे हो कंप्यूटर में, वो एट द एंड बस 0 और 1 का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे कि हमने ये कुछ लिखा, तो ये भी 0 और 1 का कोई पैटर्न होगा। ये प्रोग्राम जो कि ग्राफिकली हमें दिख रहा है, पर ये भी अंदर जाके एक 0 और 1 का पैटर्न होगा। हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो भी 0 और 1 के कुछ पैटर्न की वजह से ही हो रही है। तो बाकी नंबर सिस्टम शायद मुझे समझाने की जरूरत है नहीं कि ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम आई थिंक तुम्हें पता होगा। बस इतना बता दूं कि ऑक्टल सिस्टम में जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 एंड 7 होती है। डेसिमल में तो जो नॉर्मल हमारा डेसिमल सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती है। हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होती है वो 9 तक तो सेम रहती है एज डेसिमल सिस्टम। पर इसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब 16 बेस वाला सिस्टम। तो इसमें हमें 16 डिजिट चाहिए किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो ये हमारे पास 16 डिजिट्स हो गए हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम होता है। और कंप्यूटर मेनली जो काम करता है वो काम करता है बाइनरी के साथ। इन सब में आपस में कन्वर्जन तुम्हें पता ही होगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है डेटा यूनिट्स। डेटा यूनिट्स मतलब कि मेजरमेंट कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, तो उसको मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट और जो सबसे बेसिक यूनिट होती है मेजरमेंट की, डेटा मेजरमेंट की, वो होती है बिट। 1 बिट इक्वल्स टू 0 और 1। तो एक बिट सिर्फ 0 या 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बाइट। तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। 8 बिट का कलेक्शन उसको बोलते हैं एक बाइट। तो फॉर एग्जाम्पल से 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0। तो ये 8 बिट का जो कलेक्शन है हम इसको बोलेंगे एक बाइट। ठीक है, और ये सारे जो इंडिविजुअल हम 0 और 1 देख रहे हैं वो हमारे एक बिट। ठीक है, तो इसके अंदर दो मेजरमेंट सिस्टम आते हैं हमारे मेजरमेंट डेटा मेजरमेंट के। एक डेसिमल टाइप और एक बाइनरी टाइप। डेसिमल टाइप जो हमने नॉर्मल देखा है, पहले जो तुमने पढ़ा हो कि 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स, ये पढ़ा था। पर ये पुराना सिस्टम हो गया। उसके बाद नई स्पेसिफिकेशंस आई थी कि डेटा को मेजर कैसे करना है। तो हमारा जो डेटा है उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, के बी कैपिटल है सारा, कैपिटलाइजेशन में ध्यान देना, केस सेंसिटिव है यूनिट्स जो है इसके। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल में किलो के बी लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1000 बाइट्स होता है। ये डेसिमल सिस्टम है तो इसमें डेसिमल वाला सिस्टम होगा जिसमें 10 की पावर्स में होगा। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट, और ऐसे करके आगे आगे चलते जाता है। बाइनरी सिस्टम
जो कि बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। पहले ये वाले सिस्टम को हमेशा बोलते थे, पर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं KIB से। और इसमें इसका क्या मतलब होता है? कीबी बिट, कीबी बाइट। ठीक है। और ऐसे जो बाइनरी वाला सिस्टम होता है उसमें यहाँ पे जो ये लास्ट के दो है उसकी जगह यहाँ पे BI लगा देते हैं। BI मतलब वही बाइनरी वाला। तो कीबी बाइट, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1 MB बाइट इक्वल्स टू 1024 KB बाइट। और 1 GB बाइट इक्वल्स टू 1024 MB बाइट्स। ऐसे करके आगे चलते जाता है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम है, और कौन सा कहाँ यूज हो रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद एक और है कि बिट और बाइट यूनिट्स दोनों अलग अलग होती हैं। के में स्मॉल बी और के में कैपिटल बी, और ये वाला तो अभी देख लिया। तो जो स्मॉल बी होता है वो होता है किलो बिट, और जो कैपिटल वाला होता है वो होता है किलो बाइट्स। ठीक है। किलो बिट में मतलब होता है कि 1000 बिट्स। ठीक है। तो उसमें बिट्स का काउंटिंग होती है। तो 1000 बिट्स इक्वल टू 125 बाइट्स होती है। ठीक है। और ऐसे ही किलो बाइट का मतलब होता है 1000 बाइट्स। तो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा। तो हमारे जो फोन में जैसे इंटरनेट स्पीड दिखाता है वो छोटा वाला भी दिखाता है उसमें, मतलब वो किलो बिट्स में या मेगा बिट्स में दिखा रहा है। तो ये वाला और ये वाला अलग अलग। ठीक है। ऐसे ही इसी रीजन की वजह से ये जो अलग अलग इसमें सिस्टम्स हैं हम जो मेजरमेंट का यूज करते हैं, इसी वजह से हमारे जैसे हम अगर 1 TB की हार्ड डिस्क लें तो वो कंप्यूटर के अंदर जाके 1 TB नहीं दिखाता, उससे कुछ कम ही दिखाता है। उसका रीजन यही है कि जो वेंडर्स होते हैं वो कौन सा वाला सिस्टम यहाँ पे यूज करते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक जो वेंडर्स हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। तो 1 TB बोलेंगे तो वो बोल रहे हैं कि 1000 GB है उसके अंदर। पर जो सिस्टम वो कंप्यूटर यूज करता है जैसे विंडोज यूज करता है वो शायद बाइनरी वाला करता है, तो उसमें 1 TB के अंदर 1000 GB नहीं दिखाएगा, या वैसे 1 TB नहीं दिखाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि इसमें 1 TI भी चाहिए और इसका मतलब होता है 1024। तो इसलिए वहां पे वो उससे कम ही दिखाता होगा। तो ये रीजन है कि यूनिट्स कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब नंबर सिस्टम समझ गए, और इंटरनल जो डेटा होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है एज अ बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि हमें अगर अलग टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमने जो भी देखा वो हमारे सिर्फ नंबर स्टोर कर रहे थे हम किसी ना किसी पैटर्न से। ठीक है। तो अगर हमें लेट से टेक्स्ट स्टोर करना है या टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें मैंने रिप्रेजेंटिंग लिखा है, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, REPR। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास अगर कंप्यूटर के अंदर एक ही चीज है किसी भी चीज को स्टोर करने का, वो है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1 के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स। तो अगर हमें किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम, जैसे कि अभी हमने किसी नंबर्स को स्पेसिफिक पैटर्न दिया था, जैसे हमारा जो 3 था उसको हम 0011 बोल रहे थे। तो ऐसे ही कोई ना कोई पैटर्न अगर हम किसी एक लेटर को दे दें तो हम उस वाले पैटर्न का यूज करके उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो हमारे पास सिर्फ यही तरीका है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, कि हम 0 और 1 के किसी स्पेसिफिक पैटर्न को किसी एक कैरेक्टर के साथ असाइन कर दें। तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग में हुआ था अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्या था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एक कमेटी थी जिसने कुछ 0 और 1 के पैटर्न्स को किसी कैरेक्टर के साथ असाइन कर दिया। ठीक है। सो लेट्स से सो आज के सिस्टम क्या वो यूज करता है, आज के सिस्टम यूज करता है 8 बिट्स। तो ये 8 बिट्स के डेटा में अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स से एक एग्जांपल है, जैसे जिसका कैपिटल लेटर ए होता है वो स्टोर करते हैं कैसे।
डेसिमल नंबर 65। ठीक है, तो हमारा जो ए होता है वो रिप्रेजेंट होता है ऐसे 65। तो 65 नंबर को हम ए बोलेंगे। और इसको अगर हम उसमें दिखाना चाहें, किसमें, बाइनरी में, तो क्या होगा? 16 6, तो 0 1 2, आई थिंक यही होना चाहिए, चेक कर लेना। 0 1 2 3 4 5, यही होता है। तो इस वाले पैटर्न 0 1 के इस पैटर्न को हम बोल रहे हैं ए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इसको हम 65 ना रीड करें और ए रीड करें? ये डिसाइड होता है कंटेक्स्ट पे, कि हम इस पैटर्न को किस कंटेक्स्ट पे देख रहे हैं। अगर हम किसी कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम में जिसमें नंबर्स का यूज हो रहा है, उसमें नंबर में कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, तो हम इस पैटर्न को देखेंगे एज 65। बट लेट्स से हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे ऑब्सीडियन है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, जिसमें हमें टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है, तो हम इस पैटर्न को देखेंगे एज ए। और प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे इमेज में इस यही सेम पैटर्न कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बस कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कंटेक्स्ट है और इस उस पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम आया था वो आया था आस्की सिस्टम, जो कि किसी नंबर्स को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से असाइन करता था। और जैसे कि अगर ये यूज कर रहा है 8 बिट्स को, तो 8 बिट्स में टोटल कितने कॉम्बिनेशन या कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, अगर वैसे तुम्हें पता ही होगा कि अगर एन नंबर ऑफ बिट्स है तो उसको मतलब उसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या कितनी चीज अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं। तो अगर 8 बिट्स हैं तो होता है 2 to the power 8, विच इज इक्वल्स टू 256। ठीक है, तो 2 to the power 8 इक्वल्स टू 256, मतलब हम 256 अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग आस्की सिस्टम, इसमें अगर हम 8 बिट्स को यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से हम वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ आस्की चार्ट ढूंढते हैं। ठीक है, इमेजेस देख लेते हैं, कोई सही इमेज मिल जाए तो। तो जैसे तो हमने बोला था, जैसे अभी मैंने बताया था कि आस्की में जो डेसिमल नंबर होता है 65, उसका मतलब होता है कैरेक्टर ए, कैपिटल लेटर ए। तो ऐसे ही करके हमने जो उस टाइम के ये ASCII जिसने बनाई थी उसने डिसाइड किया कि हम 65 को ए से डिनोट करेंगे। फिर ऐसे ही जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सिक्वेंसली उन्होंने अरेंज किया, 65 66 ऐसे लेके 90 तक जो हमारे डेसिमल नंबर है उसका मतलब होता है जेड। तो ये तो हो गया कैपिटल लेटर्स के लिए। ऐसे हमें स्मॉल लेटर्स भी असाइन करने थे, तो उसके लिए यहाँ पे असाइन करेंगे 97। तो 97 और यहाँ 122 तक। तो ये वाले नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्मॉल वाले, क्या, स्मॉल वाले लेटर्स को। तो हमारे पास सिर्फ लेटर से नहीं, हम और भी सिंबल्स टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने जैसे बोला था, वो पैटर्न 65 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। हमें नंबर अगर किसी उसमें लिखना है तो हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं? तो फिर नंबर के लिए भी अलग अलग पैटर्न्स बनाएगा कि 48 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टर 0 को। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ टेक्सुअल कैरेक्टर हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये खाली हमारे रिप्रेजेंटेशन है एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमारे
लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वैसे ही ये वाले नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो अलग अलग टाइप से हम नंबर वो सेव कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं स्ट्रिंग में, जिसमें हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करा सकते, और एक करते हैं एक्चुअल इंटीजर या उस टाइप में जिसमें हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ऐसे होता है। और भी अलग अलग इसमें नंबर्स हैं, और भी जैसे सिंबल्स के लिए यहाँ है, स्पेस के लिए हमने एक 32 नाम का 32 डेसिमल नंबर असाइन किया है स्पेस के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग उसके लिए अलग अलग है। कि तो ये है आस्की टेबल। इसमें 127 तक दी है, इसके आगे एक्सटेंडेड आस्की होती है, वो होती है 128 से 255 तक। तो वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक्सटेंडेड आस्की में। तो ये सिस्टम था जब अमेरिकन ने बनाया, तो वो इनफ था हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि 256 अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनफ स्पेस है इंग्लिश के सारे जो सिंबल हैं और कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। बट इतने 256 कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हम हिंदी भी लिख सकते हैं, हम बंगाली भी लिख सकते हैं, हम अलग अलग सारी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, चाइनीज जापानीज सारी। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे आस्की में तो इतनी जगह थी ही नहीं कि हम उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके बाद एक नया स्टैंडर्ड आया जिसको हमने बोला यूनिकोड। यूनिकोड क्या करता है? यूनिकोड भी पैटर्न्स को, 0 और 1 के पैटर्न्स को किसी कैरेक्टर से वो करता है असाइन। पर ये 8 बिट्स यूज ना करके उससे ज्यादा बिट्स यूज कर सकता है। ये वेरिएबल बिट्स भी यूज कर सकता है कि अगर हमें 8 की रिक्वायरमेंट है, 16 की रिक्वायरमेंट है, 32 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे करके। तो फिर यूनिकोड सिस्टम आया जिसमें हमें अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग लैंग्वेज के कैरेक्टर्स सारे स्टोर करने के लिए इनफ स्पेस मिल गई। जैसे कि एक 32 बिट वेरिएंट आता है जो यूनिकोड का। अब 32 बिट अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि उसमें कितने सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो लेट्स से 2 to the power 32, 32 बिट्स बोला, 2 to the power 32। अगर 32 बिट्स है हमारे पास, तो उसमें टोटल इतने सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, आई थिंक ये मोर देन इनफ है पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और भी जैसे कि फ्यूचर लैंग्वेजेस अगर कोई आई, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर भी इसमें इतनी जगह बच जाती है कि हमने फिर उसको भी असाइन कर दिया जैसे कि इमोजीज को। इमोजीज तुमने देखे होंगे, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिकोड के अंदर। तो लेट्स से हम यूनिकोड, तो देखते हैं अगर हम वो स्माइलिंग फेस विथ टीयर्स जॉय, अगर ये वाले इमेज इमोजी को देखें, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय ये वाला, और इसके साथ अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होगी तो हाँ, इसके साथ जैसे कोड पॉइंट एसोसिएटेड है, ये हमारा यूनिकोड का कोड पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे इसने हेक्साडेसिमल डिजिट को यूज कर रखा है। तो ऐसे करके हम इस वाले इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न्स होगा 0 और 1 का, जो कि सिर्फ 8 बिट का यूज नहीं कर रहा होगा, उससे ज्यादा बिट्स का यूज कर सकता है वो। अगर उससे ज्यादा बिट्स का यूज कर सकता है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं उसको। मतलब उस वाले पैटर्न से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और फिर यूनिकोड आगे जब एक्सटेंड हुआ, तो उसके आगे हम सिंगल कैरेक्टर, मतलब दो इमोजीज को कंबाइन करके भी एक सिंगल इमोजी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि हम किसी यूनियन ने, किसी एसोसिएशन ने मिलके डिसाइड करी कि हम ये पैटर्न को ये बोलेंगे, ये पैटर्न को ये बोलेंगे। तो ये था हमारा दो सिस्टम, आस्की सिस्टम और यूनिकोड सिस्टम। और इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि जो हमारी यूनिकोड सिस्टम है वो सुपर सेट है आस्की का।
तो ASCII में जो सारी चीजें थी वो एज इट इज रही, और यूनिकोड ने बस उसको एक्सटेंड किया। तो इसमें जो 0 से लेकर 256 से जो कैरेक्टर थे वो वैसे ही रहे, जो जहाँ पे जिनकी वैल्यू थी वो वही। बट उसके बाद जो नंबर थे उन पे अलग अलग कैरेक्टर्स असाइन हुए। उसके आगे देखते हैं कि ये वाली फाइल है हमारी। हमें पता है कि ये वाली फाइल हमारी उसमें सेव हो गई एज अ एमडी फाइल। तो लेट्स से इसको हम उसमें देखते हैं एक्सप्लोरर में, और इसको हम खोलते हैं उसमें VS कोड में। ठीक है, तो अगर VS कोड यूज करा होगा तुमने, तो नीचे पे एक चीज देखी होगी UTF-8। ठीक है, तो ये UTF यही दिखाता है, ये यूनिकोड का एक वो है फॉर्मेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि इस फाइल के अंदर जो भी चीजें होगी, जो कि पैटर्न्स ऑफ जीरोस एंड वंस होंगे, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो ये चीज दिखाता है। अगर यहाँ पे यूटीएफ की जगह अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता, कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट करता, इनकोडिंग बोलते हैं वैसे तो, कि कुछ और फॉर्मेट सेलेक्ट करता, तो लेट से उसमें 65 को ए नहीं बोलते हैं, उसमें 65 को मान लो जेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी वो 65 जो भी नंबर्स थे, जो कि पैटर्न्स ऑफ 0 1 से 1 0 0 0 1 जो भी था वो, तो यहाँ पे वो एक ही जगह क्या हो जाता, वो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे और भी सिस्टम है, UTF-8 है, UTF-16, ये UTF से जो स्टार्ट होते हैं वो सारे यूनिकोड के हैं, और ये 16 और 8 ये शायद वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी बिट्स यूज करते हैं, बाइट्स यूज करते हैं, वो अलग अलग वैसे उसमें। ठीक है, तो इससे बहुत सारे इसमें सिस्टम है अलग अलग वैसे। तो हर फाइल के साथ जैसे हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं कौन से सिस्टम में या कौन से इनकोडिंग में हमें इस फाइल को वो करना है, इंटरप्रेट करना है। तो ऐसे करके हमारी फाइल्स या हमारे जो पैटर्न्स ऑफ जीरोस एंड वंस है उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये तो हुई टेक्स्ट की बात है, टेक्स्ट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया किसी पैटर्न्स ऑफ 0 एंड 1 से, किसी कैरेक्टर पर मैप कर लिया। बट अब हम इमेजेस को कैसे वो करें, स्टोर। इमेजेस में मेन चीज तुम्हें पता होगी, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन होती हैं उसमें होती हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स होती हैं जैसे कि इंडिविजुअल लाइट सोर्स, मान लो कि इंडिविजुअल लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स दूसरा लाइट सोर्स, और वो लाइट इमिट कर रहे हैं। अब उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें बस उन लाइट सोर्सेस को बताना है कि तुम्हें कौन सा कलर एमिट करना है। तो ऐसे करके हम किसी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हमें उनको मैनिपुलेट करना है, तो हम कैसे बताएं उन लाइट सोर्सेस को कि कौन सा कलर एमिट करना है। तो इसके लिए लेट्स से हमारे पास एक ग्रे स्केल इमेज है। ग्रे स्केल होता है कि शेड्स ऑफ ब्लैक, जिसमें व्हाइट से लेकर ब्लैक के बीच में सारे शेड्स होते हैं उनके। तो एक ग्रे स्केल इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स से जो पहला वाला पिक्सल है, मान लो इसमें टॉप टॉप लेफ्ट जो पिक्सल है, उसको हमें बताना है कि तुम एकदम ब्लैक वो करो, ब्लैक लाइट एमिट करो। ब्लैक लाइट एमिट करना मतलब ऑफ हो जाओगे बेसिकली। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो लेट्स से हम उसको भी असाइन कर देते हैं कोई एक नंबर। हम कहते हैं अगर 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक से, और 255 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाइट से, और इसके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो कोई ना कोई एक शेड है उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके हम ग्रे स्केल इमेज को सेव कर सकते हैं, जिसमें 8 बिट्स का यूज करके किसी सिंगल पिक्सल की वैल्यू हम वो कर सकते हैं डिनोट। क्योंकि 256 मैंने बताया था, 8 बिट का यूज करके हम 256 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो इसके बीच के सारी वैल्यूज वो डिनोट करेगा कि वो पिक्सल कैसा कलर रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ग्रे स्केल का है तो मतलब ब्लैक का कोई शेड शेड ब्लैक या ग्रे का शेड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी इमेज को। अब ये तो हो गया सिर्फ ग्रे स्केल की बात है, इसमें सिर्फ शेड आएगा ग्रे का और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आएंगी। बट आजकल तो इमेजेस कलरफुल होती है, तो हम कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कलर को रिप्रेजेंट करने के तो वैसे बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ।
प्राइमरी कलर का नाम सुना होगा कि 3 कलर प्राइमरी होते हैं हमारे पास, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इनका कॉम्बिनेशन, इनके अलग अलग अमाउंट को मिक्स करके हम अलग अलग कलर्स बना सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक सारे कलर्स बना सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, विजिबल कलर्स। तो अब हमें किसी पिक्सल को बताना है कि तुम्हें इतने अमाउंट ऑफ रेड एमिट करना है, इतना अमाउंट ऑफ ग्रीन एमिट करना है और इतना अमाउंट ऑफ ब्लू एमिट करना है। तो इसके लिए हम फिर एक पैटर्न बनाते हैं कि 3 अलग अलग बाइट्स को साथ में कलेक्ट करके एक पिक्सल की वैल्यू बना सकते हैं। तो लेट्स से ये एक बाइट है, 4 4 के। तो जैसे ये हो गया एक, और तो जैसे ये 3 बाइट्स हैं, ठीक है, 3 बाइट्स हैं और इसमें टोटल कितने बिट्स होंगे, 8 3 जा 24। तो 24 बिट्स का यूज करके हम किसी एक सिंगल पिक्सल को बता सकते हैं कि तुम्हें कितना अमाउंट ऑफ रेड एमिट करना है, कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन एमिट करना है और कितना अमाउंट ऑफ ब्लू करना है। अब इसमें भी वही है कि हम 0 से लेकर 255 नंबर्स को साइन कर देंगे। 0 मतलब एकदम रेड बिल्कुल नहीं एमिट करना, और 255 मतलब फुल अमाउंट ऑफ रेड एमिट करना। और सिमिलरली ग्रीन के लिए भी 0 मतलब नो ग्रीन, और 255 मतलब फुल ग्रीन, और ऐसे करके। तो हम इन तीनों के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के हम सारे कलर को बना सकते हैं। तो अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो, थियोरेटिकली क्या, वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 2 टू द पावर 24, तो इतने डिफरेंट कलर्स को हम बना सकते हैं उन पैटर्न को चेंज करके। आई थिंक 1 मिलियन है, कितना है, 16 मिलियन है, ठीक है। तो इतने डिफरेंट कलर्स को हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये वाला पैटर्न अगर देखा जाए, तो इसका मतलब है कि फुल रेड एमिट करना है और ग्रीन बिल्कुल एमिट नहीं करना, और रेड फुल एमिट और ना ब्लू फुल एमिट करना है। तो RGB ये कलर है। और जब भी कलर की बात आती है तो कलर को हम ऐसे बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत अजीब सा दिख रहा है। इसको इजी उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, या हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हैश से स्टार्ट करते हैं वैसे, और जैसे कि हैश, फिर FF00FF, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट करना आता हो तो मैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे सीधे। 4 4 के अलग अलग ग्रुप्स ले ली, और उसकी वैल्यू एफ होती है, इसकी वैल्यू एफ होती है, 00FF, ऐसे करके। तो ये वाला अगर कलर हम देखें, तो जैसे लेट से ब्राउजर में जाते हैं और कलर पिकर, इस हेक्स वैल्यू को, कलर के हेक्स वैल्यू को यहाँ पे हम डालते हैं, अगर FF00FF, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कलर बोलोगे, जो भी बोलना है, पिंकिश पर्पल जो भी कलर है, पर्पल कलर है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्पल कलर को। ऐसे ही करके अगर हम ब्लू वाला कलर को बिल्कुल 0 कर दें तो वो सिर्फ रेड को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही करके हम अगर रेड को भी ऑफ कर दे, तो अगर सारे ऑफ हो चुके हैं, मतलब अब कोई कलर एमिट नहीं हो रहा, इसका मतलब ब्लैक। और अगर हम सबको फुल एमिट कर दें, रेड को भी फुल, ग्रीन को भी फुल और ब्लू को भी फुल, तो हम देख सकते हैं कि वो एक व्हाइट कलर बन रहा है, ठीक है। ऐसा करके अगर बीच में कुछ भी कलर चेंज करो, एस तो आ नहीं सकते, यहाँ पे से कर लेता हूँ, तो ये बीच में अलग अलग कलर बनते जाएंगे, और वो हमेशा एक पैटर्न होगा 24 बिट्स का, कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न। ओके, तो ऐसे करके हम कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और चीज आती है कि कुछ इमेजेस होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है। अगर ट्रांसपेरेंसी को इसमें इंक्लूड करना है तो उसके साथ एक और चीज आ जाती है, उसको बोलते हैं अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू भी 0 से लेकर 255 तक तुम वो कर सकते हो रिप्रेजेंट।
मतलब 8 बिट मतलब 1 बाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसमें 255 का मतलब होगा फुल ओपेक और 0 का मतलब होगा फुल ट्रांसपेरेंट। और उसमें बीच की वैल्यूज उसको ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करेगी कि कितनी ओपेक होनी है, कितनी ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे करके डिनोट कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग सिस्टम होता है। ये HSL मतलब ह्यू, फिर सैचुरेशन और लाइटनेस, और इसमें CMY ये दूसरा सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ये होता है सियान, सायन, जो भी बोलो। M होता है मैजेंटा और Y होता है येलो। और फिर इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी डिनोट करनी है या रिप्रेजेंट करनी है तो उसे के बोलते हैं, के वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके हम कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कलर रिप्रेजेंट कर लिए तो मतलब हमने इमेज को रिप्रेजेंट कर लिया किसी ना किसी तरीके से। अब वो इमेजेस कैसे स्टोर वो अलग बात है। ठीक है, तो अब एक बार इमेजेस स्टोर हो गई, और ऑडियोज को कैसे स्टोर कर सकते हैं फिर। ऑडियोज को स्टोर करने के लिए भी हम किसी ना किसी पैटर्न्स को डिनोट कर सकते हैं कि लेट्स से ये वाला पैटर्न इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर साउंड्स बेसिकली फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से हम वो कर देंगे असाइन। तो ऐसे करके हम साउंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑडियोज। और ऐसे ही हमारी अगर वीडियोज है, वीडियोज क्या है बेसिकली, वीडियोज अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। तो अगर मल्टीपल इमेजेस को तुम साथ में तेजी से चलाओगे तो हमारा माइंड जो है उससे, या आईज जो है उसको अलग अलग एज अ अलग अलग इमेज वो परसीव करता, वो उसको एक स्मूथ मोशन परसीव करता है। तो लेट से अगर तुम्हारे सामने 1 सेकेंड में 24 अलग अलग पिक्चर जा रही है जो कि सिक्वेंशियल है, उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर 24 अलग अलग इमेजेस तुम्हारे सामने से मूव हो रही है तो तुम्हें वो अलग अलग फ्रेम्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें वो एज अ फ्लूइड मोशन दिखेगा पूरा। तो ऐसे करके हम वीडियोस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वीडियोस का साइज काफी बड़ा होता है इमेजेस से, क्योंकि उसमें मल्टीपल इमेजेस को साथ में सेव करा होता है। और फिर उसके साथ अगर ऑडियो भी मिक्स करनी है तो वो ऑडियो वाला डेटा भी उसी के अंदर होता है। अब ये डेटा कैसे सेव होता है वो फिर फाइल फॉर्मेट में डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीजों को कंप्यूटर के अंदर। पर बेसिकली जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, तो वो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ 0 और 1 का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं जैसे एंडियननेस। एंडियननेस बताता है कि हमारे जो बाइट्स हैं, मल्टीपल बाइट्स, जैसे कि हम, जैसे ये हमारे कलर है, कलर को हम सिर्फ एक बाइट से नहीं स्टोर कर रहे हैं ना, मल्टीपल बाइट से स्टोर कर रहे हैं। जैसे इसमें 3 बाइट यूज करके एक पिक्सल की वैल्यू डिसाइड हो रही है। तो इसको हम कंप्यूटर के अंदर सेव कैसे करेंगे फिजिकली, तो जैसे रैम में स्टोर कैसे करेंगे इसको। तो एंडियननेस बताता है, जैसे दो टाइप के एंडियननेस होते हैं, एक होता है लिटिल एंडियन और एक होता है बिग एंडियन। इसका मतलब होता है कि लिटिल एंडियन का मतलब होता है जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट मेमोरी एड्रेस के लोवेस्ट वाले मेमोरी एड्रेस पे होगा। तो लेट्स से ये अलग अलग सेल्स हैं। इसमें अगर ये एक बाइट नहीं है, ये तो सिर्फ बाइट है। तो लेट्स से हमारा कोई डेटा टाइप 3 बाइट का यूज करके एक इंटीजर को स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स से हमें 5 स्टोर करना है। 5 को अगर तुम बाइनरी में लिखोगे उसका मतलब क्या होता है, बाइनरी में लिखोगे तो उसको लिख सकते हो 1 1 0 0 1, आई थिंक 0 1 2 3। ये ठीक है, तो ये हो गया 5 बाइनरी में। पर अगर इसको हमें कितने बिट्स यूज करना है, हमें 24 बिट्स यूज करना है, तो फिर इसके आगे हम 0 से पैड कर सकते हैं इसको। सो लेट्स से
कितनी और, 4 और, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर हम इसको देखें, अगर हम अपनी कॉपी में लिखें 5 को कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अगर हमें 24 बिट्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग बाइट्स हैं। अब इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट वो होगी जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मतलब ये, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। अब लिटिल एंडियन में अगर हम सेव करते हैं डेटा को, तो उसका मतलब होता है कि जो लोवेस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है ये वाली, ये सबसे पहले जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट या लिटिल एंडियन फॉर्मेट में अगर ये नंबर सेव होगा, तो इसको हम सेव कैसे करेंगे? इसको हम सेव करेंगे ऐसे, 000 0101 000 000 और, ठीक है। तो जिसमें हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये थी, और उसको हमने सबसे स्टार्टिंग मतलब लोअर मेमोरी एड्रेस, तो इसका मान लो 0, अगर इसका मेमोरी एड्रेस 1000 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1000 है, यहाँ पे जा रहा है मान लो इस साइड को जा रहा है 2000, तो ये हमारा लोअर मेमोरी एड्रेस होगा। तो हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सबसे आगे स्टोर होगी, तो इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट सबसे पहले स्टोर हो गए, फिर उसके बाद बाइट्स ऐसे स्टोर हो गए, ऐसे ऑर्डर में, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट टू हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बाइट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। और बिग एंडियन में ये होता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट सबसे लोवेस्ट मेमोरी एड्रेस में स्टोर होती है, तो मतलब जैसे हम ऐसे कॉपी में लिखते हैं तो उसको ही यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंडियननेस। और ये एंडियननेस कौन डिसाइड करता है? एंडियननेस हमारा सीपीयू का आर्किटेक्चर डिसाइड करता है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। तो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा एंडियननेस वो यूज कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिटिल एंडियन यूज करता है। लिटिल एंडियन मतलब ये वाला। तो ये कि किसी, अगर तुम देखोगे तो सी के किसी किसी ट्रिकी क्वेश्चन में, इसमें हम डायरेक्टली कोई एक बिट को चेंज कर दे, तो फिर तब हमारे आंसर में इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे करके उसके लिए पता होना चाहिए हमें इंडियननेस, ठीक है। और टूज कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम्हें पता होगा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले हम किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसमें वन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, और ये बाइनरी सिस्टम में लेना पड़ता है। सो लेट्स से हमारा ये वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर है हमारा, और अगर इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम इसके सारे जो जीरो है उनको वन में चेंज कर देंगे, और जो इसके वंस थे उनको जीरो में चेंज कर देंगे, ओके, ऐसे। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें अगर तुम वन ऐड कर देते हो, ये बाइनरी वन है, ठीक है, बाइनरी वन ऐड कर देते हो, तो फिर जो वैल्यू आएगी ये हमारा होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होगा, या बाइनरी नंबर को ऐड करने के बारे में पता होगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो बताया मैंने। तो बेसिकली जो भी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जो कि या अलग अलग सीपीयूज बोलो, तो वो हमारे नंबर्स को एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर कर रहे हैं। नंबर्स मतलब साइंड इंटीजर्स होते हैं, साइंड इंटीजर मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती है, वो एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे सिस्टम के अंदर जाके स्टोर होता है या मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। तो अगर 5 को देखा जाए तो 5 ऐसे फॉर्म में हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो ऐसे फॉर्म में हमारे मेमोरी में स्टोर होगा, ओके। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, अगर सी में जैसे तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें भी किसी ट्रिकी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है ये यूज।
हाँ, तो अब बेसिक चीजें से थोड़ा आगे चलते हैं। अब आते हैं एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स, तो एल्गोरिदम्स क्या होती है? अब मैंने सबसे पहले जो डायग्राम दिखाया था उसका थोड़ा डिफरेंट वर्जन यहाँ पे है, जिसमें मैंने पहले बीच में जो बॉक्स बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि इनपुट से हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना, और बीच में एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज होगी जो कि हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही होगी। तो उसकी जगह मैंने एल्गोरिदम लिख दिया। अब एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम इस इनपुट को इस आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई वो रुको, इस इनपुट को इस आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स होंगे। अब वो स्टेप्स कैसे होने चाहिए? वो करेक्ट तो होने चाहिए, पर करेक्ट के साथ साथ प्रिसाइज भी होने चाहिए, और प्रिसाइज होने चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब वही कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो स्टेप्स है वो खत्म ही नहीं हो रहे, कभी वो कभी ना कभी खत्म होना चाहिए, और खत्म होने के साथ साथ उसको हमारे इनपुट को आउटपुट में भी कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है। और तुम्हें ये हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर एक इंसान नहीं, तो जैसे इंसान को कुछ भी चीज बोलो वो काइंड ऑफ समझ जाता है कि क्या करना है, पर कंप्यूटर ऐसे नहीं समझ सकता। उसको जब तक तुम स्पेसिफिक और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो कंप्यूटर तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। तो लेट्स से, जैसे कि अगर कोई इंसान है, हम उससे बोल रहे हैं कॉफी बनाओ, ठीक है, एक एग्जांपल है कि हम उससे बोल रहे हैं कॉफी बनाओ, तो वो इंसान समझ सकता है कि कॉफी कैसे बनानी है, तो वो अलग अलग चीजें जो भी उसमें होती है, जो स्टेप्स होते हैं वो उसको पता है। ठीक है। पर लेट्स से एक रोबोट है, ठीक है, जिसको अभी कोई चीज नहीं पता, वो बस वो करता है जो कि तुम उसे इंस्ट्रक्शन दोगे। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन उसको प्रिसाइज होने चाहिए, तो तुम अगर उससे बोलोगे कॉफी बना तो उसे नहीं पता होगा कैसे करना। फिर तुम्हें उसको प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि कैसे, जैसे कि एक पैन में पानी डालना और वो चीजें करना, वो सारी चीजें ऐसे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा किसी भी कंप्यूटर को कुछ एक पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए। ठीक है। तो एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? करेक्ट एंड प्रिसाइज स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग अ गिवन इनपुट टू अ आउटपुट। ठीक है। हम एल्गोरिदम्स को हमने मान लो दिमाग में बना लिया, उसको हमें लिखना है। ठीक है। तो या तो हम उसको सीधे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करते हुए, या तो हम उसको एज ए सूडो कोड लिख सकते हैं। इनिशियली सूडो कोड एक सूडो मतलब फॉल्स होता है, तो फॉल्स कोड मतलब ये एज अ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम उस एल्गोरिदम को लिख सकते हैं, ताकि हम उसको डायरेक्टली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजिली इंप्लीमेंट कर सकें। सूडो कोड किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो नहीं करता, वो बस हमारी लैंग्वेज होती है कि किसी एल्गोरिदम को लिखने। तो जो इससे पहले वाला जो हमारी एल्गोरिदम थी जिसमें हमने बुक में एक नेम को सर्च करा था, तो उसकी मैंने सुडोकोड यहाँ पे जैसे लिख रखी है। तो पहला स्टेप जिसमें था कि पिक अप द फोन बुक, तो उसके आगे सेकंड स्टेप था ओपन द मिडल ऑफ द फोन बुक, और फिर लुक एट दैट पेज। और उस पेज में अगर जब देख रहे हैं तो इफ पर्सन इज ऑन द पेज कॉल पर्सन, और एल्स इफ पर्सन इज अर्लियर इन द बुक। ठीक है। अर्लियर मतलब कि उससे पहले, जैसे लेट से हमारे एस नाम से ढूंढ रहे हैं और हमने मिडल में खोला तो एम या एन से आया। ठीक है। तो अर्लियर होगा क्या, वो पर्सन एस नाम से ढूंढ रहे हैं, वो एम तो मतलब एस जो है वो एम के बाद होता है, तो अर्लियर पे नहीं है, तो हम ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। एल्स इफ पर्सन इज लेटर इन द बुक, तो हाँ, एस जो है वो एम के बाद में होता है, तो हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें क्या है कि ओपन टू द मिडल ऑफ द राइट, मिडल ऑफ राइट हाफ ऑफ द बुक। तो हाफ से आगे जैसे उनने क्या करा था, पेज को फाड़ आधे से बुक फाड़ दी थी, और जो राइट हाफ बचा था उसके अंदर फिर उसका मिडल खोला था। ठीक है। फिर ओपन द मिडल ऑफ राइट हाफ ऑफ द बुक, फिर उसके बाद गो टू लाइन 3। तो लाइन 3 में अगर दोबारा जाएंगे तो उसमें दोबारा लिखेगी लुक एट पेज, फिर इफ पर्सन इज ऑन द पेज, फिर ऐसे ये स्टेप्स हम फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है। अब एक केस ये भी हो सकता है कि पर्सन उस बुक में एग्जिस्ट कर ही ना रहा हो। ठीक है। अगर पर्सन उसमें एग्जिस्ट करा तो हमें एक ना एक बार तो मिल ही जाएगा, वो पर्सन मिल गया तो हम कॉल कर लेंगे। बट अगर वो पर्सन नहीं मिला, उस बुक में ही ना हो, तो फिर हमें क्या करना है, एक कंडीशन हमें एक और बनानी पड़ेगी, अगर वो नहीं है तो उसमें हम क्यूट कर दें। तो ये एक स्यूडो कोड है उस वाले एल्गोरिदम को जो हमने इम्प्लीमेंट करी थी। ये
वैसे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम भी है। हाँ, तो सूडो कोड हम ऐसे लिखते हैं, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स से इंडिपेंडेंट होता है। वो काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, और वो क्लियरली मेंशन करता है अलग अलग स्टेप्स किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के। ठीक है। सूडो कोड एक एक्चुअल तरीका हो गया किसी एल्गोरिदम को लिखने का। और अगर तुम्हें ग्राफिकली चाहिए तो फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको, कि अगर किसी एल्गोरिदम को तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो फ्लो चार्ट बना सकते हो उस एल्गोरिदम का। सो उसी वाले एल्गोरिदम का मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। सो जैसे यहाँ से स्टार्ट है, हमने क्या करा, अच्छा यहाँ से ही हटा देता हूँ, एक सेकंड। तो स्टार्ट है कि पिक अ फोन बुक, तो हमने फोन बुक पकड़ी, फिर उसके बाद ओपन टू द मिडल ऑफ द फोन बुक, तो ये करा हमने। उसके बाद करा हमने लुक एट द पेज। फिर यहाँ पे से कंडीशन सुनी हमारी अलग अलग। अगर यहाँ पे हमने इस पेज में देखा, तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट है ना, उसमें एरो डिपेंड करती है, एरो डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो स्टार्ट से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अब इसमें जो सारी एरोज है वो इसकी तरफ आ रही है, तो हम यहाँ नहीं जा सकते, हमको इस वाले एरो की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये वाले एरो में गए तो इसमें एक कंडीशन आएगी, इफ पर्सन ऑन द पेज, या पर्सन उस पेज में है तो उसके आगे दो आंसर हो सकते हैं उसके, या तो यस या तो नो। अगर है, अगर है तो हम क्या करेंगे, कॉल, उस पर्सन को कॉल करेंगे, फिर स्टॉप, मतलब एंड हो गया हमारा प्रोग्राम। तो हमने जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया। फिर उसके आगे अगर वो पर्सन उसमें नहीं है, तो फिर एक और हमारे पास कंडीशन आएंगे, क्या वो पर्सन उस बुक के स्टार्टिंग में है। ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है, अ, या पहले देख लेते हैं, अगर उससे पहले है बुक में, यस। अगर है तो फिर लेफ्ट हाफ के मिडिल को ओपन करना है, और लेफ्ट हाफ के मिडिल को ओपन कर लिया, तो फिर उसके बाद एक और एरो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है दोबारा इसमें लुक एट पेज। तो इस पेज में हम दोबारा देखेंगे, इस पेज में दोबारा देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पर्सन ऑन पेज, फिर दोबारा वही चीज। और यहाँ पे अगर इस पर्सन अर्लियर ऑन द बुक अगर नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या वो पर्सन उसके बाद है, लेटर ऑन द बुक। फिर हम यहाँ पे भी दो कंडीशन बनती है, अगर नहीं है तो फिर हम स्टॉप कर देंगे सीधे। तो मतलब अगर अर्लियर भी नहीं है, लेटर भी नहीं है, और यहाँ इस पेज में हमें वो मिला भी नहीं पर्सन, तो मतलब यही है कि वो इस बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हम सीधे स्टॉप कर देंगे। पर अगर लेटर है तो यस करेंगे, फिर वही राइट हाफ खोलेंगे बुक की, और फिर उस पेज में देखेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा यही कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है फ्लो चार्ट। ठीक है। फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिथम के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। ये हम जैसे कभी किसी एल्गोरिदम को बना रहे हैं, तो उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए भी बना सकते हैं, और भी जैसे कंपनीज में ये यूज होता है, जैसे सारे उसमें वो तो नहीं है ना, उसमें अलग अलग टीम्स होती है, तो सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, सबको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, सब सीएससी से नहीं पढ़े होंगे। कुछ अलग अलग टीम्स होगी, उस मैनेजमेंट की टीम होगी, मार्केटिंग की टीम होगी, उनको भी कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वहां पे जनरली ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है ये फ्लो चार्ट। तो इससे हम इजिली उन्हें समझा सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा है, तो ऐसे करके। तो यहाँ तक जितना मैंने बताया वो समझ आ गया। फ्लो चार्ट में एक और है कि इसमें अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पे तुम्हें वो फॉलो करना पड़ता है, कहीं पे नहीं करना पड़ता है। अगर खुद के लिए बना रहे हो तो जरूरी नहीं है फॉलो करना। बट जैसे कि अलग अलग चीजें अलग अलग को रिप्रेजेंट करती है, तो तुम गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम, या फ्लो चार्ट डायग्राम ब्लॉक्स। जैसे एक ये है, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो स्टार्ट या एंड को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर जो है वो किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड जो है वो किसी डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सर्कल है वो कनेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एरो फ्लो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में मूव करना है।
पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है और ये सारी चीजें। तो ये अलग अलग फ्लो चार्ट के डायग्राम्स के सिंबल्स होते हैं।